हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा गेस्ट फैकल्टी मतलब विद्या संबल योजना के बारे में। विद्या संबल योजना के तहत कौन अप्लाई कर सकता है, किनको बुलाया जाता है और किस तरीके से इसका पूरा पैनल तैयार होता है। ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पर कितने पीरियड आपको लेने होते हैं, कितने घंटे आपको पढ़ाना होता है, 1 घंटे का कितना आपको पैसा मिलता है, कितना चार्ज होता है आपका। ठीक है। और साथ ही साथ आप इसके लिए आवेदन कब से कर सकते हैं, कौन आवेदन कर सकता है, ये सारी चीज़ें पर मैं आज यहाँ पर डिस्कस करूंगा। मतलब विद्या संबल योजना को मैं कंप्लीटली आपको 360 व्यू में कंप्लीटली आपको शो कर दूंगा कि किस तरीके से आप इस पर अप्लाई करोगे और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। और आपका जो ये बनेगा, जो आपका जो गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार होगा, ठीक है, इसमें आपके कौन कौन से मार्क्स आपके जुड़ेंगे और किस किस मतलब यूजी के, पीजी के और पीएचडी के, एमफिल के कितने कितने आपके मार्क्स मिलेंगे आपको, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पर बात करूंगा। और आपको पता है अच्छे से कि अगर मैं कोई बात करता हूँ तो मेरे पास एक ऑथेंटिक सोर्स होता है, ऑथेंटिक डेटा होता है। वो चाहे राजस्थान गवर्नमेंट का हो, चाहे वो आरपीएससी का हो, या फिर किसी गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट से, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मेरे पास लिया हुआ एक ऑथेंटिक डेटा होता है। उसी के बेस पर मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। ठीक है। तो आज भी मेरे पास राजस्थान सरकार का जो विद्या संबल योजना है, गेस्ट फैकल्टी योजना है, इसके तहत एक ऑर्डर है। उस ऑर्डर के बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कब से ये निकलेंगे गेस्ट फैकल्टी के लिए विद्या संबल योजना निकलने वाली है। और ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो प्लीज़ वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा उससे ना लें कि जिनको मतलब विद्या संबल योजना में अप्लाई नहीं करना, वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनको केवल जानना है इसके बारे में, वो फ्यूचर में कभी अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी इसको देखें प्रॉपरली। ठीक है। तो विद्या संबल योजना में कौन अप्लाई कर सकता है, तो मैं आपको बताऊं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊं मैं सबसे पहले। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है, मतलब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट के इस ऑर्डर में, आयुक्तालय शिक्षा विभाग का ये ऑर्डर है, जिसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी है वही किसके लिए है, गेस्ट फैकल्टी के लिए है। मतलब एमएससी मतलब पीजी और नेट, ये तो कम से कम आपको चाहिए ही चाहिए। क्लियर है। आपको वहां पर कितने पीरियड लेने पड़ेंगे, तो भैया आपको वहां पर 24 वीक मतलब 24 सप्ताह तक आपको वहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा। या फिर जो 28 फरवरी है, 28 फरवरी 2025 है, क्योंकि आप जो पढ़ाओगे ना वो सेशन 2024-25 के लिए पढ़ाओगे, मतलब 2024-25 वाला जो सेशन है इसके लिए आप पढ़ाओगे। ठीक है। और आपका जो काम होगा वो केवल काम होगा टीचिंग। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ लोगों को ये डाउट रहता है, पूछते हैं कि सर वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी में अगर हम अप्लाई भी करें तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना कि हमें वहाँ पर जो नॉन टीचिंग वर्क है वो भी हमें देंगे। तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पर केवल आपको टीचिंग करानी है, नॉन टीचिंग वाला जो काम है, चाहे वो स्कॉलरशिप वाला हो, जो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की कोई से भी काम हो, उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और ये बाकायदा लिखाया भी जाता है आपसे। ठीक है। आप एक जो फॉर्म भरोगे, एफिडेविट मतलब एक शपथ पत्र आता है, ठीक है, जो उस ऑर्डर के साथ आपको मिल जाएगा, वो आप जब फिल करोगे तो उस केस में वहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। ठीक है। मतलब आपसे टीचिंग कार्य के अलावा नॉन टीचिंग काम कोई सा भी नहीं कराया जाएगा। ठीक है। और आपको एक वीक में, हाँ जी, एक वीक में आपको केवल 14 आवर्स से आपको पढ़ाना है। कितने आवर पढ़ाना है आपको? 14 घंटे एक एक वीक में। ठीक है। और ऐसे आपको 24 वीक के मैक्सिमम आप पढ़ा सकते हो, या तो मैक्सिमम 24 आवर वीक पढ़ा सकते, सॉरी 24 वीक पढ़ा सकते हो, या फिर आप 28 फरवरी 2025 तक जो भी पहले होगा वो वहां तक आपका यहाँ पर वर्क रहेगा। ठीक है। और केवल केवल आपको यहाँ पर टीचिंग करानी है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी होती है आरपीएससी के द्वारा, वही एलिजिबिलिटी यहाँ पर है, मतलब पीजी प्लस नेट आपको चाहिए ही चाहिए। क्लियर है। और आपको ये सिलेबस कंप्लीट होने तक पढ़ाना है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इसके लिए जो जिस गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या फिर जो नोडल ऑफिसर हैं, वो इस चीज़ को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि किसको लेना है किसको नहीं लेना। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होगी, जो मानदंड होंगे, वो कौन से मानदंड माने जाएंगे, वो चीज़ मैं अभी आपको शो करने वाला हूँ इधर। क्लियर। तो मैंने आपको मेन मेन चीज़ें तो सारी बता दी। यहाँ पर आपको एक एक पीरियड आपका 1 आवर का होगा, 1 घंटे का होगा, और आपको उसके लिए 800 रुपये पे होंगे, मतलब 800 रुपये आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ ये जो आपका पेमेंट है, वो पेमेंट किस तरीके से होगा, आपका जब 50 पीरियड कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे ही आपके 50 पीरियड कंप्लीट होते हैं, 50 घंटे आपके पूरे होंगे, तो आपको उसका 50 × 800 इसके अकॉर्डिंग आपको उसका कंप्लीट पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा एक स्टार्टिंग में पेमेंट मिल जाता है। इवन इतना पेमेंट मैं आपको बताऊं, अगर मैं जेन्युइनली, तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो लगते हैं ना, नए नए न्यूली रिक्रूट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको जो प्रोबेशन में भी इतना अमाउंट नहीं मिलता जितना भी विद्या संबल में मिल रहा है। तो देखो मैं आपको एक जेन्युइन सी बात बताऊं, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिनको इंटरव्यू कॉल आने वाला है, ठीक है, और जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन भी 100% हो जाएगा, जिन लोगों को लगता है असिस्टेंट प्रोफेसर जो मतलब लगने वाले हैं, या फिर जिनको लगता है प्रॉपरली कि हम तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही जाएंगे क्योंकि उनकी रिटर्न में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग तो इसके लिए अप्लाई करें ही करें। क्यों?
क्योंकि देखो जब आप अप्लाई करोगे तो उस गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाओगे तो वहाँ का कम से कम एनवायरनमेंट तो आप देख लोगे ऑलरेडी, क्योंकि अभी आपको ऐसा भी दिक्कत नहीं है कि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो आपकी जो नियर बाय अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है और वहाँ पर विद्या संबल की योजना निकली हुई है, मतलब गेस्ट फैकल्टी निकली हुई है, ठीक है, तो वहाँ पर आप अप्लाई करो और वहाँ पर आप जाओ पढ़ाओ। जिससे आपको क्या होगा, आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपका जो उस गवर्नमेंट कॉलेज का एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये सब निकलेगी कहाँ पर, गवर्नमेंट कॉलेज में निकलेगी, ठीक है, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट आपको पता चल जाएगा अच्छे से कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। साथ ही साथ वहाँ का, अगर वैसे तो आपको बोला नहीं जाएगा, ना ही वहाँ के प्रिंसिपल और कोई प्रोफेसर बोलेंगे कि आप नॉन टीचिंग वर्क करो, लेकिन अगर आप खुद इन्वॉल्व होना चाहते हैं, खुद देखना चाहते हैं कि कैसे काम होता है, कि गवर्नमेंट कॉलेज में कौन कौन से काम होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो ये भी आपको पता लग जाएगा वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के एनवायरनमेंट के बारे में भी। जिससे क्या होगा, जब आप ज्वाइन करोगे, आप एज ए आरपीएससी के बाद, आरपीएससी के द्वारा आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर जो ज्वाइन करोगे कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपको वहाँ का कम से कम जो वर्क प्रोफाइल है, किस तरीके से काम करना है, जो कार्य करने की शैली है वो आपको पता रहेगी अच्छे से, ठीक है। इसलिए मैं तो खुद बोलूंगा कि आप गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कर सकते हो और कीजिए इसके लिए अप्लाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो अप्लाई करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये तो मेरे लिए, तो मेरे हिसाब से तो आपको गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया बात है ये, ठीक है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर टीचिंग का काम होता है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों से कि टीचिंग का काम होता है आपके इंटरव्यू के लिए और आपके आगे के काम के लिए, आफ्टर ज्वाइनिंग भी ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा, ठीक है। और आपको पेमेंट मिल ही रहा है यहाँ पर, 800 रुपीज़ पर आवर आपको अगर मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से इसमें, ठीक है। इसके अलावा कैसे पहले इस पर अभी बात करेंगे अपन, एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना होता है, तो मैंने 14 आवर्स का बता दिया। कौन आवेदन कर सकता है, तो इसकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई दी अभी। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है, पीजी प्लस नेट, और मानदेय कितना मिलता है आपको, 800 पर आवर मिलता है, ठीक है। और जैसे ही 50 पीरियड आपके होते हैं वैसे ही आपको कंप्लीट पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है, कोई इसमें कटौती वगैरह नहीं होती है। क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, जो क्राइटेरिया होता है अभी बता दूंगा कि इसके मानदंड क्या क्या हैं, ठीक है, वो सारा फॉर्मेट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो राजस्थान गवर्नमेंट का जो आयुक्तालय वाला ऑर्डर है उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, देखना। क्योंकि ये बिना ऑर्डर के आप चीज़ों को मानना सही भी नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स ना हो तब तक आपके लिए वो चीज़ें सही भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब आप ऑथेंटिसिटी पर वर्क करोगे, जैसे ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, ज्वाइन करोगे, तो देखो आप में ये चीज़ें आ जानी चाहिए कि जब तक आपको ऑथेंटिक सोर्स ना मिले तब तक आप उन चीज़ों को ना ही मानो, ठीक है। देखो यहाँ पर ये चीज़ निकली हुई है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर, इनकी तरफ से निकला हुआ है ये, मतलब विद्या संबल के लिए ही है, ठीक है। जिसमें साफ साफ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट क्या है, विद्या संबल योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय अधीन महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किए जाने के संबंध में। हाँ, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में ज्वाइन करते हो और उसके बाद, मतलब आपने ज्वाइन भी कर लिया, उसके बाद अगर कोई कोई ट्रांसफर होके सेम सब्जेक्ट के, पहली बात तो आप जब लगोगे आपको तब बुलाएंगे जब उस कॉलेज में कोई उस सब्जेक्ट की फैकल्टी ही नहीं है। अगर ऑलरेडी फैकल्टी है तो आपको वहाँ पर नहीं बुलाते, लेकिन आप लग गए वहाँ पर, उस सब्जेक्ट की फैकल्टी नहीं है, लेकिन कोई न्यूली रिक्रूट होके कोई आ गया उस कॉलेज में आरपीएससी के द्वारा, या फिर कोई ट्रांसफर होकर आ गया, तो भैया आपको वहाँ से ऑटोमेटिक हटना ही पड़ेगा। मतलब वहाँ के प्रिंसिपल आपको बोल देंगे कि हमारे यहाँ पर एक परमानेंट फैकल्टी आ चुकी है, तो अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर रिज़ाइन दे सकते हैं, नहीं तो आपको हम खुद रिज़ाइन करा देंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है ये। तो देखो ये सारी बातें जो मैंने आपको बोली हुई है वो सब इसमें मेंशन है, आप पढ़ सकते हो चाहे से इसको, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कि यहाँ पर 2024-25 की जो सत्र की प्रणाली है, इसके अंतर्गत विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी से पाठ्यक्रम पूर्ण करवाए जाने हेतु मैंने आपको बता ही दिया कि इसका मेन उद्देश्य क्या है कि आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है, ठीक है। और आपको कितने सप्ताह में कराना है, मतलब 24 वीक मिलेंगे आपको, या 28 फरवरी 2025 तक, जो भी पहले होगा तब तक आपको ये अध्यापन कार्य सुनिश्चित कराना है, ठीक है, ये कंप्लीट कराना है। क्लियर है। और इसके लिए हाँ जी, ये मेन तो इस पे तो लिखा हुआ है वही चीज़ें सारी, उसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये सब उनके लिए है, प्रिंसिपल्स के लिए, ठीक है। वर्तमान में सहायक आचार्य के पद हेतु जो वर्णित शैक्षणिक योग्यताएं हैं, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, वही किसके लिए रहेंगी, हाँ जी, उन्हीं के लिए रहेंगी, गेस्ट फैकल्टी के लिए। बस इसमें मेन चीज़ क्या है कि 21 ईयर, 21 वर्ष की आयु तो होनी चाहिए इनकी, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी के लिए। बाकी और चीज़ देखेंगे अपन तो इनमें ज़्यादा वो नहीं है कि यहाँ पर, हाँ जी, गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने तथा पात्रता की जांच के लिए संबंध में विभाग द्वारा जारी कार्रवाई की जानी है, तथा पैनल की जांच तथा एवं अनुमोदन संबंधित नोडल कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। और उसके अध्यक्ष कौन होंगे, मतलब एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी के जो नोडल ऑफिसर होंगे वो क्या करेंगे, इस पैनल की जांच करेंगे, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग उनको क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे, गेस्ट फैकल्टी को उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। अगर जैसे हमारे कॉलेज में
हमारे सलूम्बर वाले कॉलेज में अगर गेस्ट फैकल्टी के लिए निकालते हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली निकलेगी, और उसमें अगर मुझे अगर इसका बनाते हैं नोडल, ठीक है, जिस कमेटी का मेंबर बनाते हैं, तो हम आपको देखेंगे और आपके जो मार्क्स जो बनेंगे आपके, वो मार्क्स अभी बताऊंगा मैं किस बेस पर बनेंगे, तो हम ही आपको बताएंगे उसके बारे में भी, ठीक है, और उसके बाद आपको इन्वाइट भी करेंगे कि अब आप गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आ सकते हो। साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है कि इसमें आपको कितना अमाउंट मिलेगा, कितना क्या मिलेगा, इसमें बोला गया देखो प्रति घंटा मानदेय कितना है 800। एक वीक में आप साप्ताहिक घंटे कितने होंगे, आप 14 आवर्स पढ़ा सकते हो, मतलब एक सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा आप 14 का लंच ले सकते हो, 14 पीरियड ले सकते हो, ठीक है। और यह कब तक पढ़ा सकते हो आप, 28 फरवरी 2025 तक, क्योंकि तब तक अपन मानते हैं कि सेशन कंप्लीट हो जाता है। और ये अधिकतम कितने, या फिर 24 वीक, या तो मैक्सिमम 24 वीक होगा, या फिर 28 फरवरी 2025 जो भी पहले हो जाए। क्लियर है, इस तरीके से रहेगा। और ये लिखा हुआ है प्रत्येक 50 कालांश पर, मतलब जैसे ही आपके 50 पीरियड होते हैं, 50 कालांश होते हैं, आपको इसका पेमेंट पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है, ये रहेगा इसमें। आगे चल के अपन देखें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हाँ, गेस्ट फैकल्टी से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य करवाएंगे, इसके इन्हें अध्यापन के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं कराया जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिनको लगता है कि वो बनेंगे ही बनेंगे, उनके रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर आए हैं और वो गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं आराम से अपना टीचिंग कार्य भी करा सकते हैं, इनके जो टीचिंग स्किल है वो भी बढ़ेगी, ठीक है, और आगे चलकर वो तो काम आएगी आएगी। उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज का एनवायरनमेंट और गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में वहाँ का जो वर्क है उसके बारे में भी आप अच्छे से जान पाओगे। क्लियर? हाँ जी, तो ये सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है। इसके अलावा इसमें ये बातें और क्या लिखी हुई है मैं आपको बता दूँ इधर, कि आप कभी भी ये दावा नहीं कर सकते कि भैया मैंने यहाँ पर विद्या संबल के लिए पढ़ाया तो मुझे यहाँ पर परमानेंट कीजिए इस गवर्नमेंट कॉलेज में, मैं नियमित जो नियुक्ति है उसका दावा करता हूँ, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ मेंशन है कि केवल आपको यहाँ पर ये इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि आप जो वहाँ का सिलेबस है वो कंप्लीट करा सको, और ये पूर्णतः क्या है, अस्थायी है, केवल आपको 24 वीक तक ही पढ़ाना है, और आप कभी भी इसमें मैं नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा, ऐसा आपको शपथ पत्र भी देना पड़ेगा, जो इसके साथ ये फॉर्मेट मेंशन होता है ये। क्लियर है? और इसमें ये मान के चलिए कि इसकी जो नियमित नियुक्ति है, किसी भी कारण से मुझे अगर गेस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता या हटाया जाता है, तो इसमें कोई भी मैं एक्शन नहीं लूंगा। ऐसा नहीं है मैं कोर्ट में चले जाऊं और कोर्ट में बोल दूं कि मैंने तो अप्लाई किया था, मेरे पास एलिजिबिलिटी भी थी, फिर भी मुझे उस महाविद्यालय के द्वारा नहीं बुलाया गया, तो इसके सारे राइट्स जो हैं वो रिजर्व रहते हैं किनके पास में, गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, जो कमेटी के मेंबर हैं, मेंबर और सॉरी मेंबर के साथ कौन है वहाँ के, जो उस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो प्रिंसिपल ही होते हैं। क्लियर? इस तरीके से तो आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते इसके खिलाफ कि भैया हमें तो, मैंने तो सारा सब कुछ किया था, इसमें सारी बातें आ गई। आपने गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करा विद्या संबल योजना के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ आपने मतलब अप्लाई किया, आपको वहाँ पर नहीं बुलाया गया, तो आप ऐसे नहीं कि आप मतलब बोलो वहाँ पे जाके कि भाई कोर्ट में चले जाओ या फिर कोई भी एक्शन ले लो, ये काम नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपको बुला भी लिया और कुछ महीनों बाद या कुछ वीक बाद ही अगर कोई ट्रांसफर होकर कोई फैकल्टी आ जाती है या किसी पीएससी के थ्रू कोई फैकल्टी आ जाती है, उस केस में भी आप ये नहीं बोल सकते, तो आपको हटाया जाएगा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे क्यों हटाया जा रहा है, क्योंकि आपकी पोस्ट कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है, आप स्थायी नहीं हो, ठीक है, केवल आपको सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी उस सब्जेक्ट की कोई मतलब रेस्पेक्टेड सब्जेक्ट की कोई फैकल्टी नहीं है, इसलिए, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि नियमित नियुक्ति या स्थानांतरण अथवा कार्य व्यवस्था, मतलब अगर किसी का डेपुटेशन हो जाता है शिक्षक लगने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जाएगी, मतलब वो कंप्लीटली खुद ही क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएंगे, उनकी जॉब जो है वो ऑटोमेटिक जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स है ही नहीं। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी बात और बताऊं, देखो ये यहाँ पर ये इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि इसमें कितना कितना आपको मिलेगा, कितने कितने मार्क्स मिलते हैं उसके बारे में है ये, ठीक है, मतलब आपके 100 में से बनेगा ये टोटल, जिसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर आपके ग्रेजुएशन है उसमें अगर 80% से ऊपर नंबर है तो आपको उसके अंक कितने मिलेंगे, 21, 60 से 80 के बीच में है तो 19, और अगर 55 से 60 के बीच में है तो 16, ठीक है, और 45 से 55 है तो 10, इस तरीके से। और पीजी जो है, पीजी में अगर आपके 80% या उससे ज़्यादा हैं तो 25, 60 से 80 हैं तो 23, इस तरीके से होता है। एमफिल में बात करें तो अगर 60% या उससे ज़्यादा है तो आपको 7 नंबर मिलेंगे, 55% से अगर ज़्यादा है, 55 से 60 मतलब इससे कम है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो देखो पीएचडी का कितना अच्छा रूल है, यहाँ पर 25 आपको पॉइंट मिलते हैं, डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं, 25 पॉइंट या मार्क्स मिलते हैं आपको, ठीक है। साथ ही अपन बात करें इधर जेआरएफ, ठीक है, जेआरएफ की बात करते हैं। जेआरएफ अगर नेट के साथ है, नेट विद जेआरएफ है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 10, लेकिन केवल आपके पास क्या है, नेट, तो आपको कितने मिलेंगे, 8। क्लियर है?
25 तो आपको मिल रहे हैं कब, जब आपके पास सॉरी पीएचडी है। 10 कब मिल रहे हैं आपको, जब आपके पास नेट जेआरएफ दोनों है, और केवल नेट है तो आपको 8 मिलेंगे, ठीक है। और आपके पास सेट है, किसी स्टेट का ही है, तो आपको 5 मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई आपके रिसर्च पेपर वगैरह भी हैं तो आपको 6 अंक मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक पेपर का 2 नंबर मिलेंगे, और मैक्सिमम कितने मिलते हैं आपको, 6। अगर किसी के 2 ही पेपर है तो उसको 4 मिलेंगे, किसी के 1 है तो 2 ही मिलेंगे, ठीक है। और किसी के अगर 5 पेपर हैं तो भैया मैक्सिमम तो 6 ही मिलना है, 3 के काउंट होंगे वो, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरीके से होती है मार्किंग ये। अब ऐसा नहीं किसी के पास एम फिल है पीएचडी पे तो दोनों का मिलेगा, वो पीएचडी का आपको उसको मैक्सिमम मिलता है, मतलब ये, ठीक है। तो मैंने इसका बता दिया, रिसर्च का भी 1 का कितना मिलता है, 2, और 3 के मैक्सिमम मिलेंगे आपको 6। क्लियर है। आगे चले अपन, इसमें ही देखें तो छोटी मोटी चीज़ें और है, इनको भी देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, किसी ने अगर पोस्ट डॉक्टरल की हुई है, क्योंकि पोस्ट डॉक भी पीएचडी के बाद होती है, ये तो और भी बड़ी चीज़ है, तो यहाँ पर आपको 10 क्या मिलेंगे, सीधे के सीधे 10 मिलेंगे आपको, 10 पॉइंट, ठीक है। और ये पर ईयर के हिसाब से मिलते हैं, 2 अंक मतलब पर ईयर, मतलब 2 पॉइंट मिलते हैं किसके हिसाब से, 1 साल का, ठीक है, 1 वर्ष के लिए 2 अंक। इसके अलावा अगर कोई आपको अवार्ड मिला हुआ है, उसका तो कुछ है नहीं खैर, हाँ अवार्ड में ये है कि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिला हुआ है अवार्ड तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, और अगर स्टेट लेवल पे मिला हुआ है तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं इधर, आप चाहो तो उसको देख सकते हो प्रॉपरली। हाँ जी, एम फिल पीएचडी के आपको मैक्सिमम 25 नंबर मिलेंगे, जेआरएफ नेट या सेट कोई भी है, ऐसा नहीं किसी के पास सेट भी है, नेट भी है, जेआरएफ भी है, तो भैया वो तो सोच ले, वो इस तरीके से सोच ले कि देखो यहाँ पर थोड़ा समझना, क्योंकि लोगों के कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पर। नेट मतलब जेआरएफ सहित नेट है, और नेट और सेट है, तो तीनों को कहीं जोड़ ले कि भैया मेरे पास तो नेट भी, जेआरएफ भी है, नेट भी है, सेट भी है, तो 10, 18 और 5 ऐसे मत जोड़ लेना, मैक्सिमम कितने मिलेंगे, 10 नंबर। अब कोई बोले एम फिल के तो हैं यहाँ पर 7 नंबर, पीएचडी के 25, तो बोले मेरे पास तो एम फिल भी है पीएचडी भी है, मैं दोनों के नंबर जोड़ूंगा, नहीं भैया, आपको एक मिलेगा जो मैक्सिमम होगा। कौन सा, एम फिल है पीएचडी में से कौन है 25, तो 25 मतलब पीएचडी का, तो 25 आपको मैक्सिमम मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अवार्ड की श्रेणी में ऐसा अगर किसी के पास स्टेट लेवल भी है और मतलब नेशनल लेवल पर भी है, और साथ में क्या स्टेट लेवल पर है, दोनों पर है, ठीक है, तो उसको केवल नेशनल लेवल वाला मिलेगा, कितने, ये वाला काउंट किया जाएगा 3 ये मार्क्स वाला। तो ऐसा नहीं कि वो 3 भी जोड़े 2 भी जोड़े, नहीं तो ये जो 100 होगी, जो ओवरऑल जो आपके टोटल पॉइंट हैं, टोटल मार्क्स हैं, वो 100 नहीं आएगा, वो 100 से क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप खुद काउंट करोगे तो आपके कितने मार्क्स जुड़ रहे हैं आपको पता रहेगा ये, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, पीएचडी एमफिल का एक साथ जुड़ता है, मतलब उसमें सॉरी एक जुड़ेगा कोई सा भी जो हाईएस्ट होगा, ठीक है। और साथ ही साथ नेट जेआरएफ सेट में से आपका केवल एक जुड़ेगा जो हाईएस्ट होगा, और अवार्ड जो है आपके उसमें भी एक जुड़ेंगे, या तो स्टेट वाला हो, स्टेट वाला है तो स्टेट वाला, और अगर नेशनल वाला है तो वो, और दोनों है तो केवल नेशनल वाला, उसके 3 पॉइंट जुड़ने वाले हैं आपके, ठीक है। इस तरीके से ये अपने पास है सारी चीज़ें। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी है विद्या संबल योजना के रिगार्डिंग। फिर भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप देखना इसको और हमें कमेंट कर देना, हम आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे इसके रिगार्डिंग और भी, ठीक है। विद्या संबल योजना जो है इसमें मेन चीज़ जो है वो देखो उनके लिए है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने एग्जाम दिया है वो उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, उनके लिए तो बहुत सोने पे सुहागा ही है। और जो लोग अभी आगे आगे प्रिपरेशन करेंगे वो भी इसको ज्वाइन कर लें। क्यों? क्योंकि विद्या संबल योजना में देखो एक तो आपको अच्छा खासा पेमेंट मिल रहा है, कोई कम नहीं है, ये 800 पर आवर, आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कराया जा रहा है यहाँ पर। सबसे अच्छी बात है कि नहीं तो क्या होता है, अगर अपन कोई कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको दूसरे काम भी कराते हैं, आपकी एग्जाम में ड्यूटी भी लगती है, ठीक है, आपसे वो दूसरे काम भी करा लेते हैं, अदर काम जो होते हैं गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट कॉलेज के। तो वहाँ पर यहाँ पर ये काम नहीं हो रहे गेस्ट फैकल्टी में, केवल टीचिंग कराई जा रही है। आपको वहाँ का एनवायरनमेंट तो कम से कम पता चल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज का किस तरीके से होता है, और टीचिंग से आपकी टीचिंग स्किल्स ही बढ़ेंगी हमेशा, ठीक है। तो आगे जाके जब आपको इंटरव्यू वगैरह दोगे तो वहाँ पर आपको मतलब इससे रिगार्डिंग तो कोई डाउट नहीं आएगा। क्लियर? तो विद्या संबल योजना के रिगार्डिंग तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। और अब एफिडेविट वगैरह हुए, शपथ पत्र हुए, कौन से फॉर्म भरने हैं, और मैं आपको ये और बता दूं कि हर गवर्नमेंट कॉलेज की अलग अलग विज्ञप्ति निकलती है, ठीक है, सब अपने अपने लेवल पे निकालते हैं। तो मैं आपको जो जो गवर्नमेंट कॉलेज में विज्ञप्ति निकलती रहेगी वैसे वैसे मैं अपडेट करता रहूँगा कि आज इस गवर्नमेंट कॉलेज में विद्या गेस्ट फैकल्टी या विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति निकली है, एडवर्टाइजमेंट निकला है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट करता रहूँगा प्रॉपरली, ठीक है। इस तरीके से विद्या संबल योजना का पूरा क्राइटेरिया है ये, और साथ में एलिजिबिलिटी है, कैसे पैनल तैयार होता है ये मैंने आपको बता ही दिया कि वहाँ का जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज के वो अपनी एक पूरी कमेटी बनाते हैं जिसकी अध्यक्षता वो खुद करते हैं, और साथ में वो क्या करते हैं जो पैनल तैयार करते हैं, और जो आपके मार्क्स जो मैंने आपको बताया भी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग नंबर देखते हैं, और जो टॉप लिस्ट में रहता है उनको फिर कॉल करके बुलाया जाता है। इस तरीके से विद्या संबल योजना के तहत लोगों को अपन गेस्ट फैकल्टी को बुलाते हैं, ठीक है। अगर हमारे कॉलेज में होगा तो वहाँ पर हम खुद बुलाएंगे, मेरे को खुद को भी वहाँ पर उसमें इन्वॉल्व रहूँगा इस कमेटी में। तो उस केस में कोई बात होगी तो अगर कोई हमें नई चीज़ मिलती है, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, नई जानकारी मिलती है तो आपसे ज़रूर हम शेयर करेंगे, साझा करेंगे। और आप ज़रूर अप्लाई करें इसके लिए, कोई भी, चाहे जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम दिया वो, नहीं दिया वो, दोनों ही, ठीक है।
क्योंकि एमएससी और नेट जिनके पास है, पीजी प्लस नेट जिनके पास है, वो जरूर इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है अभी ये, जहाँ पेमेंट भी मिल रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है। फिर भी गेस्ट फैकल्टी के रिगार्डिंग या इसके विद्या संबल योजना के रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो मैं आपसे ज़रूर वापस कोई लेकर आऊँगा, या आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और हमसे जुड़ सकते हैं इजीली। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।